तो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा 1120वां सेशन है और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होता है 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 हमारा इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन। आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर बबीता आलोक सिंह। डॉक्टर बबीता एमडी हैं और एलएलबी और डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन भी किया है, साथ ही में सर्टिफिकेट इन गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स भी हैं। पिछले 20 वर्षों से होम्योपैथिक चिकित्सा की प्रैक्टिस कर रही हैं और उनका अनुभव और उनका एक जो एक्सपीरियंस है वो हमारे लिए सबके लिए प्रेरणादायक है। उससे वो काफी सारे डिजीजेस का ट्रीटमेंट करते हैं। डॉक्टर बबीता का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा। यस, कुछ ही कारणवश उनका वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा है, तो फॉर्म हम क्यों नहीं हो पा रहा है? वही नहीं, स्टार्ट हो रहा है फिर बंद हो जाएगा। ओके। अब देखिए एक बार, देखिए अभी आज टू स्टार्ट वीडियो मैंने भेजा है, आपको कोई परमिशन दिख रही है वहां पे? स्टार्ट माय वीडियो। हाँ, प्लीज प्लीज ओपन करिए। कैन नॉट डिटेक्ट आ रहा है, पता नहीं क्या हाँ मैम, इसमें। ये वही आपके लैपटॉप में कुछ इशू है वीडियो का, इट्स ओके। आप ऑडियो हाँ, से बोलते रहिए। और आज का जो मैम का टॉपिक है वो है होम्योपैथी एंड आर्थराइटिस। तो मैम अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा तो आपकी प्रेजेंटेशन विजिबल हो जाएगी। ठीक है। आर्टिस या गठिया, ये जो जोड़ों का दर्द होता है, ये बेसिकली अर्थराइटिस मतलब जोड़ों की सूजन है। ठीक है, इस विषय में हम बात करेंगे क्योंकि भारत में ये जो गठिया का प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, ये काफी आम बन चुकी है। 18 करोड़ से ज्यादा, मतलब 14 to 15% जनता इससे जूझ रही है। पहले सिर्फ हम सुनते थे कि सिर्फ बुजुर्ग लोगों को गठिया का प्रॉब्लम बहुत, ये ज्यादा प्रमाण में है। 25 से 30 साल जूझ रहे होते हैं जोड़ों का दर्द से, इतने कम उम्र में भी। तो गठिया जो होता है, या हमको ये जानना है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं होम्योपैथी में, वो हम लोग बेसिकली एविडेंस बेस्ड होम्योपैथी जो अभी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो उसके लिए हमको ये चाहिए कि हम क्या ट्रीटमेंट किस चीज का दे रहे हैं। ठीक है, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है क्या? हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो होम्योपैथी का किस चीज के लिए दे रहे हैं। अब पहले अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आ रहा है पेशेंट, जो कि काफी बुजुर्ग होता है, कम से कम 50 साल के ऊपर की उम्र का पेशेंट होता है, वो, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ये जोड़ों का घिसाव होता है। जोड़ों का घिसाव जो होता है वो काफी एज के बाद होता है, 50 ईयर्स के बाद। इसके और भी कारण होते हैं, बहुत ज्यादा वजन या इंजुरी की वजह से भी हो सकता है ये। ठीक है, ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये जो आप देख रहे हैं, नॉर्मल जॉइंट और ऑस्टियोआर्थराइटिक जॉइंट में ये फर्क होता है कि कहीं ना कहीं ये जो बीच का जो कार्टिलेज है, बीच का कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, फ्रिक्शन उस पर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सिनोवियल फ्लूइड जो होता है, सिनोमियम, ये कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। बहुत सारे सेल्स का उसमें डिग्रेडेशन होता है, कार्टिलेज का डिस्ट्रक्शन होता है, इस वजह से ये होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस सालों साल से ये होता है, जो सिम्टम्स बाद में आने लगते हैं। ये जो घिसन है, क्रैकलिंग साउंड आता है, उसके बाद ये सिम्टोमेटिक होने लगते हैं, जो कि हमको एक्सरे में भी दिखाई देते हैं। अभी बोन एक्सरे में हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस ऐसे एक्सरे में लिखा होता है। वैसे ही फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में अगर हम आते हैं, तो ये भी जानना जरूरी है, होम्योपैथी ट्रीटमेंट भले दे रहे हैं, सिर्फ सिम्टम सिमिलैरिटी ही देख के नहीं देते हैं। आजकल हम क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बिफोर एंड आफ्टर सब देखना होता है विथ एक्सरेज। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये दो मेन चीज होते हैं
जो आते हैं पेशेंट, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण और ऑस्टियोआर्थराइटिस का कारण क्यों होता है वो अलग होता है। यहाँ होम्योपैथी हमारा डिस्प्ले में आता है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है अपनी प्रतिकार शक्ति, जो ऑटो इम्यूनिटी होती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खिलाफ काम करने लगता है कहीं ना कहीं। वो फॉरेन बॉडी कंसिडर करके वो आगे उसके कार्टिलेजेस डैमेज होके स्वोलन, वो सूजन आती है। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है इसमें आप स्वेलिंग देखेंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्वेलिंग वगैरह नहीं होती, इसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, सूजन रहती है। और ये मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के भी होते हैं, इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमको बेसिकली हमारे इसमें ये जानना जरूरी है कि पेशेंट कौन से इस, भले एक्सरे है, रिपोर्ट है कि नहीं है, लेकिन हमको ये जानना जरूरी है कि कैसे होगा। मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है एक जॉइंट अफेक्टेड है, और ह्यूमेटॉइड में मोस्टली दोनों तरफ देखा जाता है। और पेन का पैटर्न भी अलग होता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली। आप अगर उठते हैं, सुबह उठते हैं, तो आधे घंटे में आपको इतनी जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, और कि आपको उठने में ही बहुत टाइम लग जाता है और उसकी जकड़न जाने में। ठीक है, तो ये फर्क जानना जरूरी है। अगर हमारे पास पेशेंट अर्थराइटिस से रिलेटेड एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का भी आता है, जिसमें आप देखते हैं HLA-B27 मोस्टली रिपोर्ट्स वो लोग लेके आते हैं, जिसमें ये यहाँ पे जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं फ्यूजन हो जाता है, जिसके वजह से वो स्टिफ हो जाती हैं, इमोबल हो जाती हैं। ऑस्टियो, ये सोरियाटिक अर्थराइटिस में भी HLA-B27 आप देखते हैं, ये दोनों में कॉमन है, ये पॉजिटिव रहता है हमेशा। लेकिन सोरियाटिक का ये अर्थराइटिस का ये है कि कहीं ना कहीं सोरियासिस है पेशेंट को, नोड्यूल्स वगैरह सब, बाकी सब कॉमन रहेगा। सोरियासिस का हिस्ट्री रहता है, सोरियासिस के बहुत सालों बाद आप देखते हैं कि अर्थराइटिस के सिम्टम आने लगते हैं जोड़ों में। और अर्थराइटिस में आगे चल के मैं तो बड़े संक्षिप्त में ही बताना चाहूंगी, जिससे कि हम अर्थराइटिस के मेन ट्रीटमेंट और पार्ट में आ जाए। गाउट जो होता है ये भी यूरिक एसिड क्रिस्टल, अगर हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसमें यूरिक एसिड ज्यादा पाया जाता है। इसमें भी अर्थराइटिस जैसे बिग टो में सिम्टम्स आते हैं, स्वेलिंग, जकड़न, रात को वो थ्रॉबिंग पेन होना, धीरे 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 पेन रहना जिससे नींद भी नहीं आए। और एक होता है सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हुआ रहता है, जहां आप देखते हैं जो नी जॉइंट वगैरह में है, सूजन के साथ, रेडनेस के साथ आप देखते हैं। अगर उसका सिनोवियल फ्लूइड एग्जामिनेशन है, दवाई बहुत सारी देने के बाद, जैसे NSA जो भी दवाइयां देते हैं एलोपैथिक कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है, तब सिनोवियल फ्लूइड निकाल के वो लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं क्या इन्फेक्शन है। तो ई कोलाई और सेफलोकोकस इन्फेक्शन अगर दिखता है तो ये सेप्टिक है, जिसमें इसका अलग ट्रीटमेंट, वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग होता है। तो हम ये अब इस पे आते हैं कि होम्योपैथी अर्थराइटिस में क्या यूजफुल है, कैसे यूजफुल है। सिम्टम तो देखिए सेम ही रहते हैं ये दोनों के, लेकिन क्या होता है कि उम्र के हिसाब से हम बेसिकली हम टारगेट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम पे, और कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेस फैक्टर इन्वॉल्व रहता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ऑटो इम्यून इसलिए है कि कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी में, जैसे कि हाइपोथैलेमस में से पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कॉर्टिजोल निकलता है, एक तो स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए रहे तो ठीक है, वो एनर्जी दे के आपका कंफर्ट जोन में ले आता है, बट लगातार बहुत सारे टाइम तक अगर स्ट्रेस मेंटेन रहे, तब जाके कहीं ना कहीं ये ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, जहां वो स्टार्ट कर देता है बॉडी में। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस वगैरह में जो मेन पॉजिटिव फैक्टर है वो आपका स्ट्रेस होता है, जो उसी से स्टार्ट हुआ रहता है पेशेंट को। 25-30 साल या 35-40 साल के पे आते हैं लोग, उसमें ये कॉमनली पाया गया है कि कहीं ना कहीं उनके परिवार में कहीं ना कहीं कुछ और उनको स्ट्रेस लगातार है। जैसे, हेलो, हाँ 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 हाँ, कर ली। तो कहीं ना कहीं लगातार वो स्ट्रेस फैक्टर हमेशा इन्वॉल्व रहता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस जैसे, जिसमें होम्योपैथी हम जो मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स जितना भी लेते हैं, हम
उसके इम्यून सिस्टम पे, पेशेंट के इम्यून सिस्टम पे हमारा पहला वो करना रहता है। और उनके मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स, हम पेशेंट के एक पर्टिकुलर सिम्टम नहीं देख रहे हैं कि उनका जॉइंट अफेक्टेड है, हम देख रहे हैं एज एन इंडिविजुअल कहाँ उनको तक दिक्कत आई है, कहाँ उनको प्रॉब्लम हुई है, जहाँ तब से ही ऑटो इम्यूनिटी या और भी बहुत सारे घिसाव वगैरह जॉइंट्स में उनके स्टार्ट हुए हैं। तो वो पर्टिकुलर हमारा एक 15-20 साल में हमने ये सीखा है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं वो जरूर रहता है, कुछ ना कुछ हिस्ट्री मिल ही जाती है जिसमें ये पता चलता है कि ये है वो है। बहुत, मैं एक दो केस दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, रेमेडीज के बाद में डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हम बोलने जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशनल और इंडिविजुअलाइज मेडिसिन जो होती है वही पेशेंट को रियली क्योर करती है। मतलब क्योर, देखिए होम्योपैथिक रेमेडीज, एक्चुअली क्योर ये वर्ड गलत होता है यूज करना। कहीं ना कहीं होम्योपैथी अर्थराइटिस में ऐसा होता है कि इसका स्कोप जानना बहुत जरूरी होता है कि बड़े बड़े चीजें बोल देना पेशेंट को ठीक हो जाएगा, ऐसा ये सब थोड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं होता है। हमको हर चीज की लिमिटेशंस होती हैं, समझाना पड़ता है पेशेंट को कि ये जो आपका ये जो दिक्कत हुआ है, कहीं ना कहीं हम इस चीज को कंट्रोल करके उसके प्रोग्रेशन को हम कम कर सकते हैं, डीले कर सकते हैं, या उस पे हम कहीं ना कहीं रोक लगा सकते हैं प्रोग्रेशन पे। जो काफी टाइम बाद होगा, जो अभी अभी आपको तुरंत हो रहा है, वो धीरे 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 काफी साल लग जाएंगे होने में। तो ये चीज है कि हमको एक्स्ट्रा कोई भी चीज बतानी नहीं है जो कि आप कर नहीं पाते हैं। तो हम जितना ही कर पाते हैं उतना ही अगर पेशेंट को बताते हैं तो वो बहुत ही सही रहता है पेशेंट के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता रहता है। नहीं तो फिर वो आ जाते हैं, आपको बोलेंगे कि भाई आपने कहा था ठीक हो जाएगा, 5 महीना 6 महीना साल भर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बताना होता है पेशेंट को कि ये प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज है जो कि नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम कहीं ना कहीं इसलिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि आपका जो प्रोग्रेशन है बहुत स्लो हो जाए, डीले हो जाए। और जो आपको जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स जो आप खा रहे हैं, पेन किलर्स खा रहे हैं, एलोपैथिक में जो सल्फा ड्रग्स होते हैं, उनकी कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंसी है वो आप कम कर सकते हैं। क्योंकि होम्योपैथिक रेमेडी जैसे रस्टॉक्स है, ब्राउनिया, आर्निका है, आप देख रहे हैं, ये सब चीजें जो होती हैं स्पेसिफिक रेमेडीज हैं जो एक पेन किलर की जैसे काम करती हैं। इंडिविजुअलाइजेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, वो आपको देना ही है, क्योंकि वो मेडिसिन ही काम करती है बेसिकली। पेशेंट के मेंटल्स जान लेते हैं आप, तो वो दिमागी तौर पे पूरा ओवरऑल पर्सनालिटी पे काम करती है। ये बाकी सब जो दवा स्पेसिफिक रेमेडीज हैं वो कहीं ना कहीं पेशेंट को रिलीफ काफी काफी समय के अंदर, काफी कम समय में आपको दे देती है। लेकिन अगर आपको पेशेंट को ज्यादा समय तक सही रखना है, अच्छे से ट्रीटमेंट उसका होते रहे, पेशेंट को लगे कि हाँ मुझे आराम हो रहा है, तो आपको इंडिविजुअलाइजेशन करना ही होगा। और स्पेसिफिक रेमेडी थोड़े टाइम के लिए ही काम करती है, जैसे रस्टॉक्स है। सबसे पहली रेमेडी ये है कि ये बहुत बड़ा पेन किलर है होम्योपैथी में। जहाँ पे जॉइंट्स बहुत रस्टी हो जाते हैं, उनको जो फिसलन होती है सिनोवियल फ्लूइड की, जो जैसे मशीन में फिसलन करने के लिए ऑयलिंग किया जाता है, वैसे ही सिनोवियल फ्लूइड का जो रहता है वो रस्टॉक्स कहीं ना कहीं हेल्प करता है। फिर ब्राउनिया अल्बा है। एक ब्राउनिया अल्बा रस्टॉक्स का ऐसा है कि जब ये जब आप जैसे ही सुबह निकलते हैं बेड पे से, आपको ऐसे लगता है कि थोड़ा जकड़न है, ये है, लेकिन जैसे आप मूवमेंट करने लगते हैं आपको अच्छा आराम लगता है, ये चीज के लिए इंडिकेटेड है रेस्टॉक्स। ब्रायोनिया अल्बा इसका ऑपोजिट है, वो उसको मूवमेंट करने पे परेशानी है, थोड़ा भी उसको रेस्ट दिया तो उसको आराम है। तो ये सब चीजें देखना पड़ता है पेशेंट को मेडिसिन देने के टाइम कि कौन सा पेशेंट क्या आपको बोल रहा है, कैसे उसको एग्रेवेशन और एम्यूलेशन हो रहा है, स्पेसिफिकली भी और जनरल भी। स्पेसिफिक भी देखते हैं हम और जनरल भी देखते हैं, फिजिकल जनरल, पर्टिकुलर जनरल, ये बहुत जरूरी होता है इन द केस टेकिंग प्रोसेस। आर्निका मोंटेना कहीं ना कहीं इंजुरी रहती है, देखिए पोस्ट ट्रोमेटिक इंजुरी बहुत जरूरी रहती है आर्निका के समय पे देना। और और रूटा रूटा तो जितना भी लिगामेंट्स, कार्टिलेजेस, जितना भी सोरनेस वगैरह है, रूटा इज द बेस्ट मेडिसिन टू गिव। और मोस्टली ये जो रिस्ट वगैरह में होता है, दैट इज वेरी वेरी यूजफुल। न्यूड्यूल्स वगैरह में भी रूटा इज ऑलवेज गिवन
थंब नोड्यूल वगैरह के लिए भी देते हैं। कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया कार्ब का तो आपको पूरा एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, पूरा उसका केस हिस्ट्री के हिसाब से आपको देख के जैसा भी रहे चिली वगैरह तो ही दे सकते हैं। मतलब ये सब इंडिकेटेड रेमेडी है, मोस्टली हम देखते हैं कि पेशेंट को ये सब रेमेडीज हम प्रिस्क्राइब करते हैं ज्यादातर टाइम। कॉस्टिकम है, हाइपरिकम, हाइपरिकम जो आपके नसें होती हैं, जो बीच में से नसें जाती हैं जिसमें घिसाव होती है तो नसें में दर्द होता है, ये हाइपरिकम कवर करता है, आपके नर्व पेन को हाइपरिकम कवर करता है। कॉस्टिकम इज वेरी वेरी यूजफुल इन कंडीशन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, जहाँ पे कोल्ड से ठंडे से उन लोगों को ज्यादा अर्थराइटिक पेन स्टार्ट होता है। और ये फ्रैक्चर वगैरह के लिए भी अच्छा है। लीडम पाल, तो लीडम पाल का ऊपर से नीचे ऐसा पेन आता है, धीरे धीरे ये जॉइंट फिर नीचे 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 चला जाता है। हीट और इम्प्रूवमेंट होता है उसको कोल्ड से, हीट से एग्रेवेशन है। अभी अभी देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें इन्वेस्टिगेशन है। बहुत सारे होम्योपैथ्स बोलेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इन्वेस्टिगेशन आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि जब आप सीबीसी देखते हो, ओवरऑल पेशेंट का जो भी कंडीशन है, हीमोग्लोबिन से लेके ईएसआर, फिर आप ये देखते हो सीआरपी, अगर कहीं इंफ्लेमेटरी कंडीशन है जो लीवर में से सीआरपी इंक्रीज होता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, वो सब बहुत, वो भी बहुत जरूरी होता है देखना। और HLA-B27 आपको सोरियाटिक अर्थराइटिस और ये एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव पाते हैं आप। बाकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैक्टर होता है, वो भी होता है, एक्सरेज में आपको पता चलता है कि ये कैसे चेंजेस आए हैं, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, कार्टिलेज डैमेज है कि नहीं, कहाँ पे घिसन हो रही है, ये सब चीजें आपको। और बहुत सारे ऑर्थोपेडिक एमआरआई भी कराते हैं। तो इसमें आप अगर पेशेंट को दवाइयां दे रहे हैं, उसके साथ पेशेंट जरूर आपसे पूछता है कि आपको डाइट क्या खानी है, किस चीज से हमको, ये समझो हमने बहुत खट्टा खाया, बहुत सारे ऐसे चीज खाई जिससे कि हमारा बिग टो का पेन चालू हो गया, गाउटी पेन चालू हो गया, जो क्योंकि बहुत सारे खाने में प्यूरिन्स निकलता है, फ्री रेडिकल्स जो ब्लड में आते हैं, जिससे वो बढ़ जाता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, जिससे रेट टू इन्फ्लेमेशन, दैट इज गाउट का स्टार्ट हो जाता है पेन, वो भी बहुत सडन होता है। डाइट इज वेरी वेल important as you prescribe the medicine. सो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड में आप जैसे फिश वगैरह में मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये वॉलनट्स वगैरह जो फिश नहीं खाते हैं, कैरेट्स है, ग्रीन्स है, बेरीज, ये सब आप वेट मैनेजमेंट, ओबेसिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओबेसिटी कहीं ना कहीं आपका जो पूरा वजन है, बहुत सारे मेरे पास 120 किलो वाली भी औरतें आती हैं जिनको पूरा का पूरा नी का इश्यू है, क्योंकि पूरा वजन उनके नी पे पड़ रहा है और वो लोग चल भी नहीं पाते हैं क्योंकि उनको पेन, जॉइंट पे पेन रहता है, थक जाते हैं। तो ये सब के लिए आपको वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, खाना पीना ये सब बताना, वेजिटेबल लीन प्रोटीन वगैरह, you have to tell the patient because they expect you to tell it along with the medicine you give. और विटामिन डी, कैल्शियम भी आप देख सकते हैं कि वो लोग ऑलरेडी, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास जो आते हैं वो विटामिन डी, कैल्शियम और B12 ये सब करके ही आते हैं आजकल। इतने ज्यादा जागरूक हो गए हैं लोग कि ये तीनों करके ही आते हैं, जिसमें उनको कम ही पाया जाता है। तो ये आपको अगर वो लोग ले रहे हैं कहीं से, जैसे बहुत सारे पेशेंट कैल्सीफेरॉल वगैरह सब सैचेट लेके, कैल्शियम लेते हुए, B12 के ड्रग्स खाते हुए भी उनको उतना आराम नहीं रहता है, तो वी कैन ऑलवेज टेल देम टू हैव अ गुड एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। और हमारी दवाइयाँ तो है ही, हमारे में भी कैल्शियम वगैरह का बहुत सारा स्कोप है दैट वी कैन गिव टू द पेशेंट along with the supplementary diet and supplementary medicines which they are taking for the deficiency of calcium and vitamin D. सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो खान पान होता है उसका भी बहुत इन्फ्लेमेशन में असर पड़ता है, क्योंकि ओए वगैरह में आप देखते हैं कि ये जो सैचुरेटेड फैट्स है, जो प्रोसेस्ड जो भी कैंस वगैरह में आते हैं, जो रियल फ्रूट जूस है, फ्रूटी है, ये सब जो भी कैन में स्प्राइट वगैरह, ये सब से आप देखते हैं फ्रक्टोस वगैरह निकल के
ये फैट्स इन्फ्लेमेशन का मेन कारण होता है ये सब। तो ये सब अगर आप अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पेशेंट को तो दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर देम। और टेक्निक्स बतानी पड़ती है, जॉइंट प्रोटेक्शन टेक्निक्स, जैसे कि वॉकिंग एड्स है, जिसको हिप में प्रॉब्लम है तो उस हिसाब से नी का थोड़ा सा बताना पड़ता है कि उसके थोड़े ये आते हैं स्प्रिंट्स वगैरह, या तो ये इलास्टिक ये आते हैं जिससे कि वो नी का पोस्चर मेंटेन रहता है चलते समय। रेस्ट वगैरह जो भी है, फटीक, स्ट्रेस मैनेजमेंट में आप बता सकते हैं योगा, डीप ब्रीथिंग, मेडिटेशन। ये सबसे क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी और ये इम्यूनिटी इन्हांस होने में मदद मिलती है। ठीक है। और होम्योपैथी का हिसाब ऐसा है कि होम्योपैथी होलिस्टिक केयर होता है, जिसमें आपकी मेडिसिन तो काम करती ही हैं, बट आपके अलग से बहुत सारे और भी होते हैं। जैसे कि आप मेंटल्स पेशेंट के अगर डीप में जाके पूछते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पूरा डिटेल में मेंटल्स बताते हैं। कई पेशेंट रो देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनका शेयरिंग ऑफ देयर जो भी होता है, जैसे कि उनको वो और किसी को नहीं बता पा रहे हैं, विथ आर कॉन्फिडेंस दे आर टेलिंग अस, सो दैट इज ऑल्सो मच हेल्पफुल फॉर देम इन गेटिंग रिड ऑफ द मेंटल सिम्टम्स। और एक्सरसाइज, और जैसे अगर कहीं जोड़ों में अगर आपको कोल्ड फॉर्मेंटेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन से उनको रिलीफ हो रहा है along with the medicines of homeopathy, that will be very much helpful for them। ठीक है। इमोशनल साइड पे आपको ध्यान देना है कि पेशेंट का हर एक का इमोशंस, रिएक्शंस सबका अलग होता है। जैसे हम होम्योपैथी में कोई कोई पेशेंट, जैसे अगर आपको कोई हिस्ट्री सम बोल रहा है तो वो रो रहा है, वीपिंग टेंडेंसी, हर बात पे छोटी छोटी बातों पे रोता है, वो अलग है। फिर अलग कोई पेशेंट होता है कि उसका अगर हम पूछते हैं आपको ये रिएक्शन कैसा, मतलब आपने आप ऐसे ऐसे हुआ जो उन्होंने बताया तो आपने क्या रिएक्शन दिया, तो कोई पेशेंट बताता है कि हमको गुस्सा आ गया, हमने डांट दिया। कोई बोलता है कि हम कुछ नहीं बोल पाए। जो सप्रेस्ड एंगर वगैरह है वो सब हमको एज अ होम्योपैथ नोट करना पड़ता है, सो दैट वी कैन प्रिस्क्राइब इन द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। अब एक पेशेंट मेरे पास आई थी, करीबन 52-53 ईयर्स की है। अभी तो उसका ठीक है। 10 नवंबर को आई थी, मैं उसने अपना सीबीसी ये सब सब करा के आई थी, आरए फैक्टर पॉजिटिव है, HLA-B77 वगैरह सब उसने करा लिया था, 6 साल से उसको प्रॉब्लम था। तो पेन इन बोथ द फीट, एल्बो, सब जगह उसको, जैसे छोटे छोटे जॉइंट, बड़े जॉइंट, हर जगह स्टिफनेस था। बोल रही थी कि मुझे बहुत पेन होता है, सुबह सुबह उठने पे पेन होता है, कभी कभी मुझे ठंडी भी लगती है, लेकिन बुखार चेक किया तो बुखार नहीं मिलता है। तो उसका मैंने पूरा डिटेल लिया, फिर कैसा है, वेज नॉन वेज टॉलरेंट है, कैसे स्पाइसी फूड, सार फूड, उस हिसाब से हम जो लेते हैं। उसको मलेरिया हुआ था एक 6 साल पहले, मिसकैरेज हुआ था 2003 में। फिर थर्स्ट वगैरह, पाल्पिटेशन, एसिडिटी, ये सब हमको डिटेल में अच्छे से लेना होता है। एक दो जो सिम्टम होते हैं जो अलग से पेशेंट बताते हैं तो उसको हमको नोट करना होता है एज अ होम्योपैथ। जैसे अभी इसमें ड्राइनेस बहुत, उसने बताया कि मेरा स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, नहाने के बाद, मॉइस्चराइजर लगाने के बाद तुरंत तुरंत ड्राई हो जाता है। तो ये एक नोट करना होता है। फियरफुल ड्रीम बताया उसने, चिली। ठीक है। उसके माँ बाप सबको हाइपरटेंशन, उसका चेक किया तो उसका 140-80 के आसपास था उसका बीपी। चाइल्डहुड का उसका ऐसा हिस्ट्री था कि शी वॉज एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी। बहुत ही इमोशनल सेटबैक था उसका। पिताजी उसके नहीं थे, उसकी मम्मी थी, कुछ साल पहले, वो भी 6 साल पहले गुजर गई थी। तो उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए एल्डर चाइल्ड एंड उसकी माँ संभालती थी, फिर वो संभालती थी। तो वो बहुत ही इमोशनल थी, किसी से शेयर नहीं करती थी अपना भी कुछ भी, जब उसको क्या चाहिए क्या नहीं। लेकिन उसको सबके लिए बड़ा सिंपैथी रहता था, एंग्जाइटी उसको रहता था फ्यूचर के बारे में। फिर और बाद में उसकी शादी हुई, फिर एज अ टीचर वो फिर बाद में थी, फिर हाउसवाइफ बन गई। तो उसको थोड़ा सा ये भी था कि मैं एज अ टीचर प्रोफेशन नहीं, घर पे मुझे ये, तो ये सब। लेकिन उसको किसी से शेयर नहीं करना था, वो जो भी बोली मुझसे बोली, लेकिन वो बोली कि नहीं उतना कुछ खास ये नहीं।
ज्यादा कुछ डीप में शेयर नहीं कर रही थी कि क्या तो क्या। तो ये सब हमको ध्यान में रखना होता है। तो मैंने टोटालिटी के हिसाब से उसका लिया कि जैसे भी वो इमोशनल थी, सिंपैथेटिक थी, बट वो शेयर नहीं करना चाहती थी। तो हम मैंने उस हिसाब से माइजम, सोरा और साइकोटिक ये सब आए। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मुझे नेटमूर आया, बिकॉज 6 इयर्स पहले जब उसको रुमेटॉइड आर्थराइटिस स्टार्ट हुआ था तो उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद से उसको ये सिम्टम्स स्टार्ट होने लगे। तो इम्प्रूवमेंट आया उसके जॉइंट में। जो ड्रग्स ले रही थी, पेन किलर, सल्फा ड्रग्स, उसने काफी बंद कर दिए और ऑलमोस्ट अभी सब बंद है उसके। सिर्फ 2-4 मेडिसिन ही लेती है वो। इस हीमोग्लोबिन वगैरह कम होता है उस हिसाब से। तो होम्योपैथी का अर्थराइटिस में इतना ज्यादा रोल होता है एज अ लाइक यूनिक। उसके क्वर्क्स जैसे कि अलग स्पेशल फीचर्स एक पेशेंट के जैसे होते हैं, उस हिसाब से हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे ये पेशेंट का इमोशनल जो भी रिएक्शन है एक दूसरे पेशेंट से अलग होता है। तो उस हिसाब से हमको एज अ होम्योपैथ हर चीज को कंसिडर करते हुए सिर्फ पर्टिकुलर सिम्टम को लेके नहीं चलना है। हमको एज अ होम्योपैथ पूरे पूरे हर एक चीज को हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम में लेके चलते हैं। और ये बात पूरी ध्यान में रखनी है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं जो स्कोप ऑफ होम्योपैथी है वो हमेशा से ऐसा है कि वी आर हियर टू रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सिविरिटी ऑफ डिजीज एंड डिले द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज। बट we should not use the word cure, and irreversible damage can be reversed is a very wrong word. We have to tell them that these osteoarthritic changes जो भी हैं या changes हो चुके हैं, that cannot be reversed. We can just hold on to it and control the progression of disease, and whatever the symptom similarity is there, जो symptom है वो हम symptom को कहीं ना कहीं इतना आराम कर देते हैं पेशेंट को, इतना पेशेंट आराम से और अंदर से हेल्दी फील होने लगता है। उसे इम्यूनिटी जैसे उसकी बूस्ट अप हो जाती है विद 3, 4, 5, 6 महीने के बाद से ही वो अपना रिव्यू देने लगता है कि द पर्सन इज फीलिंग बेटर। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी टाइम से लेने के बाद। 4-6 महीने बाद वो एकदम ऐसे लगता है उसको कि कुछ हुआ ही नहीं है, फ्रेश फील करती। बट द थिंग इज वी हैव टू टेल कि जो है वो है। वी आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर ऑल एज अ पर्सनालिटी, एज अ मेंटल्स, as a doctor we are treating not only a particular symptom but psychologically भी उसको हम आराम देते हैं। तो इस हिसाब से हम पेशेंट को, ये होम्योपैथी में अलग अलग केस आता है तो सबसे जरूरी चीज है कि हमको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए कि समझो जो भी केस आ गया है तो हमको ये हम ट्रीट क्या कर रहे हैं। हम गाउट ट्रीट कर रहे हैं, सोरियाटिक अर्थराइटिस ट्रीट कर रहे हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एक लेटेस्ट में एक केस आया जुवेनाइल अर्थराइटिस का मेरे पास, 11 ईयर ओल्ड 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड का, बॉय का, विथ अ पेन इन बोथ द लेग्स। और इतना सीवियर पेन था उसको कि वो पेन उसको कितना ड्रग्स लिया उसने, सल्फा ड्रग्स, कितना डाइक्लोजैम, बहुत सारी उसने ऑर्थोपेडिक ने उसकी दवाई चालू की थी, बट ही वाज नॉट गेटिंग रिलीफ। सो वी स्टार्टेड आई स्टार्टेड विथ होम्योपैथिक मेडिसिन। और मैंने पूरा उसका केस लेके होम्योपैथिक मेडिसिन दिया। फ्रॉम नेक्स्ट डे ही स्टार्टेड फीलिंग बेटर। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि बहुत सारे महीने लगते हैं पेशेंट लोग को ट्रीट करने में या बहुत सारा टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं। होम्योपैथी इज वर्क्स same as that of conventional treatment. The thing is you have to give optimum, like the minimum medicine to be given to the patient, and this always comes with your practice and experience, no doubt. And definitely if you know all those difference between osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and every other thing which is there which you have seen, मैंने हॉस्पिटल्स में भी काम किए हैं एज अ इंटर्नशिप में। सो मुझे बहुत सारा ये सब के बारे में ऑर्थोपेडिक के अंदर काम करके तो आई रियलाइज कि आर मेडिसिन इज फार मच बेटर अपार्ट फ्रॉम सर्जिकल केसेस। अगर आप सर्जरी और ये सब को हटा दें तो बाकी सब जो पेन किलर्स पे डिपेंडेंट लोग हैं उन लोगों के साथ में तो हमारी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। बस और इतना ही है। और क्या आप पूछना चाहती हैं डॉक्टर नेहा?
यस। एनीथिंग टू ऐड? हाँ, डॉक्टर बबीता, हाँ जी। आपका प्रेजेंटेशन मैम यहीं तक था? हाँ हाँ हाँ, मैंने इतना ही रखा है स्लाइड। ओके ओके। और मैंने बहुत फास्ट, ये बहुत ज्यादा टाइम रखने से क्या है, सब बोर हो जाते हैं। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपने बहुत अच्छा एक हाँ। केस बताया आर्थराइटिस का भी और उसका भी। अच्छा प्रेजेंटेशन था। किसी कारणवश वीडियो ऑन नहीं हो पाया, पर आपका प्रेजेंटेशन पूरी तरह विजिबल था। और आर्थराइटिस का जैसा कि आपने बताया कि रूमेटॉइड का अलग होता है, और जो नॉर्मल आर्थराइटिस है उसका सेपरेट वो होता है, प्रोसीजर रहता है। टेस्ट से हमें पता चलता है, बाकी एक्सपीरियंस के साथ हमें धीरे धीरे पता चल जाता है हमें को कौन सी मेडिसिन यूज करनी है। हाँ मैम, अभी वैसे हमारे पास 20 मिनट्स और हैं। अगर आप और भी केसेस कोई शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज शेयर कर सकते हैं। जुवेनाइल में जैसे आपने देखा, जुवेनाइल में मैंने सबसे पहले आर्य और, हाँ, और भी मेरे पास स्पाइन के केसेस है मैम, लंबार स्पाइन इतना। एक लेडी 70 नहीं 65 ईयर ओल्ड लेडी आई, उसका बार जैसे पूरा फ्यूज हो गया था, जैसे एकदम उसके बीच का जितना भी स्पर फॉर्मेशन, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन क्यों होता है, ये सब नहीं बताया। ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन मोस्टली आप देखते हैं ये सब केसेस में होता है, जिसमें गठिया वगैरह में, जैसे ज्यादा उम्र 60 के अबाव में जो फ्लूइड रहते हैं वो कहीं ना कहीं हड्डी में चेंज हो जाते हैं, जैसे फ्रिक्शन होने लगता है उसमें, फ्लूइड नहीं रहने से उसमें घिसाव होने लगता है, ऑस्टियोफाइट होता है, जो कि अंगूठे में अपना हड्डियों में जमा होते हैं, हर्बेंडन्स नोड बोलते हैं उसको। तो वो उनको हाथों में भी हुआ था, और उनको लंबार स्पाइन में भी इशू था, उंगलियों के बीच में नोड्स क्लियरली दिख रहे थे, उनका फोटोज है मेरे पास, अगर चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगी। तो वो क्लियरली विजिबल था, और वो बहुत ज्यादा काम करती थी वो लेडी, बर्तन धोना से लेके, मतलब नौकर चाकर कभी रखा नहीं, वेल टू डू फैमिली से थी इतना भी, तो भी शी यूज टू डू ऑल हर वर्क खुद से ही करती थी। तो इस वजह से ओवर यूज होता था उनका जो हाथ का है, तो यहाँ पे हड्डियां थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी, जैसे नोड्यूल्स हो गए थे जगह जगह पे। तब मैंने उनको उनके जो पूरा हिस्ट्री लिया, और कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ है ना? स्पेसिफिक भी दिया उनको। ओके। तो उनको पहले स्पेसिफिक से काफी आराम मिलने लगा, लेकिन जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल दिया फिर स्पेसिफिक बंद कर दिया, मैंने सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल को जारी रखा। तो वो बोल रही थी कि जितना मुझे पहले आराम मिला था नहीं मिला, ये फर्स्ट मंथ में, लेकिन सेकंड में जब मैंने वही कॉन्स्टिट्यूशनल को कंटिन्यू रखा तो शी वॉज फीलिंग मच बेटर इंटरनली। और धीरे धीरे फिर मैंने पोटेंसी ये बढ़ाई, फिर उसके बाद में पोटेंसी बढ़ाने के बाद मैंने फिर उसका इंटरकरेंट मेडिसिन चालू किया एक, जो कि मोस्टली ये वो होता है, जैसे कि हम सोराइनम वगैरह सब इंटरकरेंट देते हैं। उसके बाद मैंने लास्ट मेडिसिन दे के उनको, अभी बिल्कुल कोई मेडिसिन ज्यादा कुछ चलती नहीं है उनको, एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल चल रही है, बट शी इज फीलिंग बेटर बाय 70 to 80% विदाउट एनी सल्फा मेडिसिन। ओके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि होम्योपैथी इज नॉट जस्ट, जैसे सब बोलते हैं कि भाई प्लेसेबो है, ये है, बहुत लोग मुझे पहले बोलते थे, अभी नहीं बोलते हैं, आफ्टर सो मेनी इयर्स, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस द गुड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन। डॉक्टर्स के बच्चे भी आते हैं हमारे पास विथ ऑल दोस कैल्शियम रिलेटेड क्वेरीज, कि हमको वो कैल्शियम नहीं देना है, आपका होम्योपैथिक कैल्शियम दीजिए। तो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द पेशेंट टू गिव। ओके। तो ये पूरा समय ये जाना होता है क्या डॉक्टर नेहा? हाँ जी। नहीं मैम, मैंने बताया था ना, 55 मिनट्स टू 50 मिनट्स हमारा प्रेजेंटेशन का टाइम होता है। उसके बाद और कोई जो क्वेश्चंस होते हैं हम वो लेते हैं। अच्छा। बस। हाँ, क्वेश्चंस हैं क्या किसी के, आपके किसी के? कोई यहाँ पे कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहता है डॉक्टर बबीता से तो वो पूछ सकते हैं। हेलो।
एनी क्वेश्चंस? रामपाल सर जी। थैंक यू नेहा कक्कर जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर बबीता आलोक सिंह। आवाज जा रही है ना? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने बताए, बहुत बढ़िया लगा। रिनोटाइड आर्थराइटिस, गठिया से संबंधित सभी चीज को टच किए, बहुत बढ़िया से बताए। फिजियोलॉजी से लेके हर तरह से जो है एनाटॉमी सब चीज बताए। होम्योपैथिक का जो नियम है, खास करके वह सिम्टोलॉजिकल जो पेशेंट का देखने का तरीका है वह भी बताए, बहुत बढ़िया लगा। तो गठिया का रोग ऐसे रोल ऑफ मियाजमेटिक है, एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है। बबीता जी सुन रही है ना? हाँ हाँ, बोलिए, गठिया का रोल। हाँ जी सर। एंगल ऑफ ट्रीटमेंट है, फर्स्ट सिम्टोलॉजिकल एंगल है। जो हम लोग सिम्टम देते हैं, सिम्टम लेते हैं, कलेक्शन करते हैं, उस आधार पर हम जो है दवाई का सिलेक्शन करते हैं, बहुत अच्छा और ठीक भी होता है। तो एक्यूट एंगल में सिम्टोलॉजिकल एंगल इज द बेस्ट प्रोसेस, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल एंड इनविजिलाइट एंगल का जो है, जो मियाजमेटिकल एंगल से संबंधित है, तो अकॉर्डिंग टू मियाज जो है हम क्योर करते हैं। जब तक हम मियाज को नहीं लेंगे, जिस मियाज से सफर है, हालांकि सभी दवाइयां मियाजमेटिक होता है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन ज्यादा करके बात का रोग सोरिक एंड साइकोटिक है ना। साइकोटिक का ज्यादा रोल होता है, और जिसके कारण से जो है हमारे जितने भी नर्व में है या जो भी ज्वाइंट में सोरिक है होता अकड़। है, साइकोटिक होता है। हाँ, सोरिक हम्म, साइकोटिक। हाँ हाँ, हाँ। सोरा तो रहता ही है, ऑल मैन होता सफरिंग तो सब फ्रॉम में ही सोरिक रहता है, नेचर। लेकिन साइकोटिक हाँ जहाँ हाँ ज्यादा ये होता है, साइकोसिस का ये रोल हाँ, रोल रहता है। साइकोसिस रोल ज्यादा होता है। और तो इसमें जो है हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम। टेंशन। तो बहुत सा ऐसी दवाइयां हैं, जैसे मेडोरिनम है, पूजा है, ये सब से भी हम लोग जो है बहुत सारी डायथेसिस के हैं। आधार पर देखते हैं कि किस तरह। हम्म जैसे आपने जो है, आपने एक केस प्रेजेंट किए, बहुत अच्छा केस था आपका, और वास्तविक में हम्म एकदम नट्रम सही परफेक्ट सिलेक्शन किए रेमेडी, समझे ना। तो यह जो है होता है। ऐसे बात का रोग क्यों होता है, इस पर हम्म हमारा बात गठिया या जो भी दर्द होता है ये क्यों होता है। तो हमारी फैटिलिटी डॉक्टर चेंज बबीता। होती है। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी एक्सप्लेन, ये डॉक्टर अनिल कुमार इन्वेस्टिगेशन तो बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट है अर्थराइटिस में। बहुत सारे पेशेंट जो हमारे पास जब तक आते हैं ना डॉक्टर नेहा, तब तक काफी वो लोग इन्वेस्टिगेशन करा के, आप देख लीजिए, RA फैक्टर से लेके HLA-B27, एक्सरे, MRI सब करा के तब आते हैं। क्योंकि वो लोग एलोपैथी और कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट से इतना, सल्फा ड्रग से इतना थक चुके रहते हैं कि वो लोग कोई और मोड ऑफ ट्रीटमेंट जहाँ पे उनके सब बाकी के जैसे है ना किडनी कि वगैरह सब टाइप पे ऑफ असर सारे होने माइक्रो लगता है ना। ऑर्गेनिज्म और वायरस वाले सुनूंगी ना। तो हमारे यहाँ जब आते हैं तो इन्वेस्टिगेशन करा के आते हैं मोस्टली। तो इन्वेस्टिगेशन जब हमारे पास, जैसे अभी मैंने 11 साल के बच्चे का बताया, जुवेनाइल वाले का, तो उस समय मेरे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं था क्योंकि उसको सडन पेन हुआ था। तो उसको इतना ऑर्थोपेडिक ने देखा, उसको ठीक नहीं हुआ, तब मैंने फिर बोला कि आप HLA-B27, RA वगैरह सब कर लीजिए। वी हैव टू रूल आउट एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, वी हैव टू रूल आउट अदर थिंग्स, सो दैट हम लोग एक अलग तरीके में एक्सरे वगैरह करा के देखा। तो हम, इन्वेस्टिगेशन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता रहना चाहिए कि आप, सिम्टम सिमिलैरिटी ठीक है, बट आप किस ट्रैक में जा रहे हैं, आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो कितना ठीक किया है आपका अभी का एक्सरे, बाद का एक्सरे, कुछ
कुछ तो चाहिए आपके पास एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के तौर पे, होम्योपैथी के इसमें। तो वो रहता है हमारे पास। यहाँ तो हम बॉम्बे में सब करा लेते हैं, मुंबई में। और यहाँ के पेशेंट काफी कोऑपरेटिव भी होते हैं, कर भी देते हैं वो लोग। तो बड़ा अच्छा रहता है यहाँ पे, मतलब ओके इन्वेस्टिगेशन आसानी से हो जाता है। ओके अब ओके। शायद रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं हो, तो हाँ जी। सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस्ड जो भी है वो मेडिसिन देते हैं ना। कई बार सिर्फ सिम्टम्स ही होते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता। रूमेटॉइड के केसेस में कई बार सेरो सिम्टम्स। नेगेटिव होता है ना बहुत सारा, सेरो हाँ जी। नेगेटिव अर्थराइटिस भी होता है, बिल्कुल। जिसमें आपके सेरम में जो भी आप टेस्ट कराते हैं वो नेगेटिव आता है, बट यू हैव दैट सिम्टम, आपको पता है ये अर्थराइटिस ही है, क्योंकि ये फंक्शनल या लेवल पे प्रॉब्लम होती है, यस। हाँ फंक्शनल लेवल पे होती है, नहीं लेकिन थोड़ा आगे भी प्रॉब्लम होती है। फंक्शनल लेवल पे होती तो ठीक है, लेकिन आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है, और आपका सब इन्वेस्टिगेशन भी नेगेटिव है, तो हाँ उसमें जी। हम लोग फिर वो देखते हैं कि डीप एक्टिंग रेमेडी देते हैं फिर होम्योपैथी में। हाँ जी, डीप एक्टिव एंटी मायास्मेटिक, हाँ जी। एंटी माइजमेटिक डीप एक्टिंग, डेफिनेटली। बिल्कुल। और कोई ऐसा भी है कि कुछ आप जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लेती हैं, कुछ मदर टिंचर्स या कुछ वो भी यूज करती हैं जस्ट टू रिलीव द पेन? नहीं नहीं, मैं मदर टिंचर तो मैं नहीं यूज करती हूँ। मैं मोस्टली 30-200, मैं 1 MB बहुत मुश्किल से लेती हूँ कभी, वंस इन ब्लू मून। ओके मेरा 30-200 से काम हो जाता है। ओके। हाँ, बहुत मतलब मैंने उसी को, अगर मैंने दिया है 30-200 और उसी से काम हो रहा है मेरा, तो मैं 1 M उसको दे सकती हूँ, बट मैं देती नहीं यूजुअली 200 के ऊपर। और वो हो जाता है, पेशेंट को आराम हो जाता है। बेसिकली यहाँ पे पोटेंसी का ओके। इम्पोर्टेंस है, बट आप राइट रेमेडी देते हो उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैडम। रिपीटेशन रिपीटेशन किस हेलो। तरह से रहता है? हेलो, हाँ हाँ बोलिए। मैडम, ये ऑस्टियो अर्थराइटिस नुसोड का कभी यूज किया आपने? नोसोड्स? ओ ए नोसोड, हम्म। ओ ए नोसेड के बारे में पूछ रहे हैं। हम्म। नहीं नहीं, मैंने ये, मैं डायरेक्ट जो हमारे केंट में और इसमें रहता है, बोरिक में, और जो ऑस्टियो हम, आर्थराइटिक नोसोड एक मेडिसिन आती है ना मैम, वो उसके हाँ बारे में हाँ, पूछ वो रहे मैंने नहीं यूज किया है मैम। हैं। ओके ओके ओके। ये मैडम जितना मेडिसिन अपना डिस्कशन मैंने किए, सुना इन है केस ऑफ ये गाउट। ऑस्टियो नोसोड है। हाँ है, मेरा कहना ये है कि ये सब मेटाबॉलिक हाँ डिजॉर्डर, हाँ, पता गाउट है मुझे। वगैरह, वेयर देयर इज हाँ डिपोजिशन, हाँ जहाँ डिपोजिशन होता है यूरिक एसिड, हाँ ये लिथिक एसिड होता है। तो हम लोग तो हाँ पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीटमेंट नहीं करते, हम तो आज ए होल पर्सन को ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप जो मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं, तो हाँ। ये जो पैथोलॉजी के आधार पे करते हैं या इन जनरल टोटालिटी के आधार पे? तय करेंगे। टोटालिटी टोटालिटी, मैं टोटालिटी के आधार पे करती हूँ। जैसे? जैसे अगर मैं पेशेंट को देखा है और मैंने स्पेसिफिक रेमेडी मैं इनिशियल दे देती हूँ फर्स्ट विजिट में। जैसे मुझे नहीं, क्योंकि लगा मैं कि ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेमेडी फर्स्ट विजिट में दे दिया मैंने, लेकिन क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेसिफिक रेमेडी मैडम, वो तो पैलिएट करेगा, वो तो हाँ क्योर नहीं हाँ, कर फर्स्ट पाएगा। विजिट में जब तक मैंने पेशेंट को अच्छे से स्टडी नहीं किया है, उसका रेपर्टाइजेशन नहीं किया है, जी। उसको 2 दिन बाद आई गिव कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। और जो उस समय मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है वो जरूरी नहीं है कि मुझे 1 महीने बाद भी वही लगे। कभी कभी चेंज भी हो जाता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में ऑन द बेसिस ऑफ टोटालिटी कभी कभी मेडिसिन आप टोटलिटी, चेंज करते हाँ, हैं। चेंज अच्छा, करते हैं हम। जैसे जैसे पोस्टोलॉजी का आपने कहा कि 30 पोटेंसी 30, और 200 हाँ जी। हाँ हाँ, 30-200। ये तो ये तो ससेप्टिबिलिटी का आधार पे मैडम करना पड़ता है ना, जैसे ससेप्टिबिलिटी ससेप्टिबिलिटी के हाई है आधार तो पर, हाई बिल्कुल पोटेंसी। बिल्कुल। तो उसमें ससेप्टिबिलिटी के आधार पे ही होता है वो। तो 30-200 एक दूसरा पोटेंशियल भी तो आ सकता है, क्योंकि नहीं ससेप्टिबिलिटी नहीं, कभी ज्यादा देखिए होता है। हमारा जो ससेप्टिबिलिटी का रूल ही यही है कि हम जब पेशेंट का ये देखते हैं ना, पूरा केस देखते हैं,
तो उसके बाद ही हम उसकी ससेप्टिबिलिटी, अगर समझो ठीक हमको है, पता वही चला वही कि मैडम मैं कह रहा हूँ, तो सब पेशेंट का रिएक्शन के आधार पे हम जज करके, अगर रिएक्शन अच्छा है, क्योंकि ससेप्टिबिलिटी रिएक्शन के माध्यम से ये जज किया जाता है, तो ये हाँ वो, पेशेंट का अगर ऑल टुगेदर रिएक्शन अच्छा है तो हायर पोटेंशियल लगता है, अगर कम है लेकिन तो वो लोअर रिएक्शन, पोटेंशियल लगता है। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, देखिए रिएक्शन के आधार पे नहीं, अगर वो ये पांडा पर्टिकुलर डिजीज पांडा लेके आए हैं, अगर वो देख ये पर्टिकुलर डिजीज लेके आए हैं और वो एलोपैथिक मेडिसिन से भी उनको असर नहीं हो रहा है, पांडा तो अगर सर रिएक्शन आप। अच्छा रहेगा, रिएक्शन अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली वो हम्म। पेन किलर पे असर करेगा ना। हाँ, पेन किलर वो डिफरेंट पांडा, मैटर है, मैं होम्योपैथी का एस्पेक्ट में कह रहा नहीं हूँ नहीं, मैं कि मेरा ससेप्ट एज एन इंडिविजुअल बोलने का मतलब है कि अगर आप रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब पेशेंट को मैं हाई रिएक्शन मतलब मैं पोटेंसी, होमो एलोपैथिक रिएक्शन नहीं कह रहा मैडम, मैं ये वाइटल होम्योपैथिक बोल रिएक्शन रही का हूँ बात सर। कर रहा हूँ, होम्योपैथी। सुनो सुनो, हम्म। ससेप्टिबिलिटी जो होता है हमारा पोटेंसी, एक्सटर्नल इंटरनल दोनों इन्फ्लुएंस से होता है ना। अगर पेशेंट सर सेंसिटिव, पांडा, पांडा सर, हेलो। हाँ सर। हेलो। आप तो हेलो। बहुत दो दो तीन बार से देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मैं हाँ, मैं ये कह रही बता थी। रही हूँ। एक्चुअली मैडम ये है, मैं तो ऑर्गेनन का प्रोफेसर हूँ, तो हाँ, ससेप्टिबिलिटी मैंने का भी ऑर्गेनोन में एमडी किया है सर। आप एमडी के में पीएचडी किया हूँ, छोड़िए उसका डिस्कशन ना करें। मेरा कहना हाँ ये हाँ है कि ससेप्टिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंसी, ये हाँ रूल है। हाँ, सो ससेप्टिबिलिटी इज हाई एन हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंग। ससेप्टिबिलिटी हाई पोटेंसी, नो डाउट। हाँ। ओके। तो मेरा कहना है दो ही पोटेंशियल 30 और 200 कहा ना, इसलिए मैंने अनंत। कहा कि हम्म, 30 200 क्यों, दूसरा पोटेंशियल भी तो आ सकता है, 1 में आ सकता है, तो 6 आ सकता है, क्योंकि अगर नहीं सर, देती हूँ, 1M भी देती हूँ, ऐसी बात नहीं है हमें, लेकिन फर्स्ट मेरा प्रिस्क्रिप्शन कभी 1M नहीं होता है सर, ये बोलने का मतलब है। मैंने फास्ट, ये तो फास्ट लास्ट का देखिए मैडम, जब वो पेशेंट आता है, आपका बढ़िया बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं थोड़ा ये करना चाह रहा हूँ। हाँ तो हाँ, मान ठीक है, लो, मुझे भी सीखने को मिल रहा है आपसे। नहीं नहीं ऐसे कुछ नहीं है मैडम, जैसे हम जो पोटेंसी सिलेक्शन करते हैं, हाँ वो हाँ हाँ, पोटेंसी सिलेक्शन पहले दूसरा इस तरह का नहीं होता ना, जैसे पेशेंट आया, क्योंकि हम्म, फंडामेंटल एट्रीब्यूट से ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी को हमको जज करना पड़ता है, इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ये कोई क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव है। तो इसको हमको हाँ जज हाँ हाँ करके हाँ, अकॉर्डिंगली पोटेंसी देना पड़ता है। तो ऐसे शुरू या बाद में इसमें नहीं होता ना, जैसे पेशेंट आया तो उस समय जो रिएक्शन उसका है, उस आधार नहीं पे सर, 6 भी आ ये, सकता है, 12 हाँ भी आ हाँ, सकता है, 30 भी आ सकता नहीं, है, रेंज मैं ऑफ पोटेंशियल आ मोस्टली सकता है ना। यंग एज जो होता है ना सर, यंग एज जैसे ये बच्चे को मैं हाई पोटेंसी देती हूँ, मैंने दिया। मोस्टली क्या होता है ना सर, एल्डरली इंडिविजुअल्स होते हम्म। हैं ना, उनपे हम हम्म। हमेशा लो से ही स्टार्ट करते हैं सर, इस क्योंकि ये ये ओए मैडम, वगैरह जो है ना। नहीं नहीं, मैं तो ओए का, क्योंकि कुछ केसेस में मैं ओए में अच्छा रिजल्ट मिला, इसलिए आपसे शेयर करना चाहा कि अच्छा क्या अच्छा, ओए आप ओए का नोड्यूल्स का बात बोल रहे हैं। हाँ। ओए नोड्यूल ये रेमेडी जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तो ओए क्या है, मैं एक रिसर्च किया था, इफेक्ट ऑफ अच्छा, ओए इन ऑस्टियोआर्थराइटिस केसेस, तो उसमें अच्छा हम्म, रिजल्ट मिला था, इसीलिए मैंने आपको पूछा कि क्या ओए का आप यूज करते हैं कि नहीं, और कुछ नहीं नहीं। नहीं सर, मैंने नहीं किया यूज ओए का। मैं हमेशा जो भी हमारे जो डीप एक्टिंग रेमेडीज हैं, जो वही सब मैं ज्यादा यूज करती हूँ, जो हमने शुरू से सीखा हुआ है, और वो उतना नहीं नहीं इफेक्टिव भी नहीं होता है। नहीं, आपका अप्रोच बहुत बढ़िया है, आपका प्रेजेंटेशन नहीं, बहुत अच्छा आपने भी लगा, बहुत इसलिए मैं अच्छा थोड़ा बताया शेयर सर करना कि चाहा। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, तो आप पहले ही क्यों 1M नहीं देते हैं, ये भी बहुत ये तो अच्छा पॉइंट भाई, बताया। लेकिन सर, मैं इसके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जब पेशेंट को हम देखते हैं ना सर, ओए हो या आरए हो, जो काफी साल तक जूझ के आए हुए रहते हैं, काफी उन लोगों को हर तरीके का उनका ससेप्टिबिलिटी उतना हाई नहीं रहता सर। काफी टाइम से अगर जो बहुत सारा दवाइयां लिया है ऑलरेडी, कार्टिलेज डैमेज ये सब डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो ससेप्टिबिलिटी हम हाई उनको नहीं बोल सकते। हम एज के हिसाब से कम एज का पर्सन को हाई ससेप्टिबिलिटी या हम बोल पाएंगे।
अगर मुझे कम एज ठीक है। का पेशेंट आया तो। थैंक यू मैडम, आपका समय हो गया। ठीक है, बहुत नहीं अच्छा नहीं, आपने समय बताया, नहीं अच्छा लगा। सर, ऐसी बात नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। बस आपको मैं क्लियर करना चाह रही हूँ कि हम लोग इसलिए ये स्टार्ट विथ लास्ट वाला लोअर दादी से पोटेंशियल। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ। जैसे कि यार डिस्कशन हो रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, सबका अपना एक्सपीरियंस रहता है। आप हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल यूज बिल्कुल कर रहे बिल्कुल हैं, मैम। कोई नो सोड्स यूज कर रहा है, कोई एंटी एजमेटिक से केस शुरू होता है। हाँ जो हाँ भी आपको केस का सिरप पकड़ लेते हैं हम, उसके हाँ हिसाब से हाँ, होता है, क्योंकि कई बार बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशनल शुरू में नहीं आदमी पकड़ पाता नहीं है। नहीं पकड़ पाता है, वही मैंने आपसे कहा, कभी कभी मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल 1 महीने बाद चेंज भी हो जाता है। हाँ जी, बट वो काफी टाइम काम करने के बाद वी गिव इंटरकरेंट नो सोड इन बिटवीन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अलग अलग तरीका है केस को अप्रोच करने का। और जैसे कि आपने बताया कि मदर टिंचर यूज देन नहीं वी करते, एंड विथ कुछ सम। केसेस, कुछ कुछ लोग मदर टिंचर्स भी यूज करते हैं और कुछ एडजुवेंट मेडिसिन कुछ भी यूज कर केसेस जाते में मदर टीचर यूज कर। हैं। यस। हाँ हाँ हाँ। तो आज का काफी इनरिचिंग सेशन था डॉक्टर बबीता के साथ। उन्होंने आर्थराइटिस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में हमें बताया, और किस किस तरीके से हमें उसमें अप्रोच करना चाहिए, होम्योपैथी अप्रोच करनी चाहिए, और डिस्कशन भी हमारा काफी हुआ। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर बबीता का। हम्म। यस। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नेहा। और डिस्कशन में काफी बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बहुत अच्छा लगा हाँ मुझे। जी। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन आज ओवर होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश।